दोस्तों मेरे नाल इस वक्त पी कृष्णा प्रसाद जी मौजूद ने जो कि केरला तो आए ने ऑल द वे फ्रॉम साउथ इंडिया। सर थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो आपने हमें समय दिया। वेलकम। सर जैसे अभी हम आपका जो लेक्चर सुन रहे थे उसमें आपने कुछ एक चीज़ें बताई हैं जो हमने गौर किया। एक तो आपने उसमें ये बात कही कि केरला में जो वेजेस दी जा रही हैं मज़दूरों को उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, और उसमें एक आपने ख़ास बात जिक्र की मोदी जी की कि मोदी जी ने गुजरात मॉडल पेश किया सारे हिंदुस्तान में, लेकिन गुजरात में जो वेजेस दी जा रही है मज़दूरों को वो सबसे कम है भारत में। और केरला से जब आप पंजाब और हरियाणा को देखते हैं तो किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आपने एमएसपी की बात भी वहाँ पे की कि फसलों में वहाँ पे जो एमएसपी दी जा रही है केरला के किसानों को वो बहुत अच्छी दी जा रही है। तो इसमें आप किसका रीज़न मानते हैं? ये क्या वहाँ पे सरकार बहुत अच्छी है या फिर वहाँ पे जो आपके जो किसान हैं उन्होंने ऐसा प्रेशर डाला हुआ है सरकार के ऊपर कि वो मजबूर हो जाती है, उसको देना ही पड़ता है इतनी एमएसपी? तो क्या मानते हैं सर आप? सारे देश में सबसे ज्यादा दाम कहाँ दे रहा है? अभी जीरी देखो। हाँ। अभी हमारे जीरी का कितना एमएसपी दे रहा है नरेंद्र मोदी जी का सरकार? 21 रुपया किंडल, 2100 रुपया किंडल में दे रहा है। लेकिन केरल में कितना दे रहा है? 250 रुपया दे रहा है। तो अच्छा। 740 रुपया ज्यादा मिल रहा है केरल में। हाँ। और ये भी देखो और पर क्विंटल के पीछे है। पर किंडल में देश में सबसे ज्यादा वेतन केरल में है जी। 850 रुपया मिल रहा है मजदूर को एक दिन। लेकिन मोदी जी का सरकार 3 बार मोदी जी मुख्यमंत्री बने, 2 बार प्रधानमंत्री है। गुजरात सबसे ज्यादा उद्योग का विकास हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहाँ है? एक गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र में। दोनों स्टेट में भाजपा का लीडरशिप में सरकार 249 रुपया दे रहा है एक मजदूर को। यह सही वेतन है क्या? मिनिमम वेतन नहीं दे रहे। मिनिमम वेतन तो 800 रुपया देना है, 26,000 रुपया देना है महीने में, उनको 6,000 मिल रहा है। केरल में वहाँ का वामपंथी ताकत सशक्त है। वहाँ का किसान आंदोलन सशक्त है, वहाँ का मजदूर आंदोलन सशक्त है। वो किसी भी क्षेत्र में निजीकरण ऐसे देना नहीं दिया उन्होंने। अभी भी वहाँ सबसे बढ़िया हमारा सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था केरल में है, सार्वजनिक हेल्थ व्यवस्था वहाँ केरल में है। ये जो हमारा मोदी जी जो एमएसपी दे रहे हैं वो भी C2 प्लस 50% पे नहीं है, स्वामीनाथन पे नहीं है। नहीं है। C2 प्लस 50% में दे रहे तो 2740 रुपया देना पड़ेगा, वो नहीं दे रहा है। ये आपने कैलकुलेट किया? हमने कैलकुलेट किया। हमको एक किंडल जीरी में 2740 रुपीज 2740 रुपीज ये बनता है अगर प्रॉपर अगर स्वामीनाथन कमीशन ने जो प्रपोज किया हुआ है वो C2 प्लस 50% है वो लागू करे तो 2,740 रुपया मिलना है। और दे कितना रहे हैं? 2100 हमको मिल रहा है। 2100 का 700 वहाँ फर्क है। अभी आप देखो ये भी कहाँ मिल रहा है? 6% लोगों से प्रोक्योरमेंट करता है। इतना बड़ा देश है, पंजाब छोटा है, हरियाणा छोटा है और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का कुछ जिला है वो छोटा है। तो 6% लोगों से ये 2100 रुपया वो दे रहा है। बाकी जगह क्या मिलता है? जैसे देवरिया उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर हमारा योगी जी का जगह है, वो जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, वहाँ भी उनको 1500 रुपये मिलता है, 1400 रुपये मिलते हैं, 1600 रुपये मिलते हैं। बिहार में इससे भी कम मिलता है और झारखंड में कम मिल रहा है, वेस्ट बंगाल में कम मिल रहा है। इसका मतलब है ये फर्क देख लो, 1500 रुपया जिसको मिल रहा है जिसे 2700 रुपये मिलना चाहिए तो 1200 रुपया का फर्क है एक किंडल में। और 1 एकड़ में 25 किंडल होगा तो 25 इंटू 1200 30,000 रुपया का फर्क है। अभी देखो कि अभी हमने यहाँ मध्य प्रदेश में वहाँ चुनाव हुआ, वहाँ का बीजेपी का मुख्यमंत्री ने बोला हम यहाँ जो पढ़ाता है शिक्षक उसका तनख्वाह डबल करेंगे। तो हमने भी सोचा ये कितना डबल होगा? हमने पढ़ा 5,000 रुपया 10,000 रुपया कर रहा है। अच्छा। 7,000 रुपया 14,000 रुपया कर रहा है, 9,000 रुपया 18,000 रुपया कर रहे हैं। यहाँ आंगनवाड़ी का, आशा का, मिड डे मील का जो कार्यकर्ता है वो भी मांग रहा है 26,000 रुपया हमको दे दो मिनिमम वेतन। यहाँ मध्य प्रदेश में शिक्षक लोग कॉलेज में पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, वो लोगों को अभी भी 9,000 रुपया ज्यादा मिलते थे, इससे ज्यादा नहीं देते। तो इतना बड़ा पैमाने पे शोषण कर रहा है किसानों को, मजदूरों को। और ये सारे कारण है प्रवासी मजदूर का कारण है। ये प्रवासी मजदूर का कारण खेती का संकट है,
इसे खेती का संकट को निवारण करना, निपटाना, ये सिर्फ किसानों का जिम्मेदारी नहीं होगा, वो मजदूर को भी जिम्मेदारी होगा, वो नौजवानों को भी जिम्मेदारी होगा। इसलिए हम किसान मजदूर का नारा रखता है। किसान अकेला लड़कर ये नीतियों को बदल सकते नहीं बदल पाएगा। हमारा दुश्मन बहुत सशक्त है, ये बहुत एक कॉर्पोरेट ताकत है, सांप्रदायिक ताकत है, इसका पीछे साम्राज्यवाद है। तो ये साम्राज्यवाद और ये कॉर्पोरेट जो लोग हैं, बड़ा बड़ा कंपनी लोग हैं और जो सांप्रदायिक लोग हैं, ये सब लोग इकट्ठा होकर किसान मजदूर को हमला कर रहा है। किसान को ऊपर, मजदूर को ऊपर हमला करके 3 लेबर कोड लेके आया था, हम उसको रोका, लेकिन मजदूर को ऊपर 4 लेबर कोड उन्होंने लागू करने का कोशिश है। इसको ये लागू हो गया तो क्या होगा, 8 घंटे का काम 12 घंटा करना पड़ेगा। उनका कोई न्यूनतम वेतन देने का जिम्मेदारी उद्योगपति को नहीं होगा, उद्योगपति आजाद हो गया, उनको मिनिमम वेतन देने का जरूरी नहीं है, जिसको भी पेंशन देने का जरूरी नहीं है। ये मजदूरों को इकट्ठा नहीं कर सकता, ट्रेड यूनियन नहीं बन सकता, उनको हड़ताल नहीं कर सकता, उनको जो बोलते हैं कि ये बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलता, वो मजदूर का हक है, सारे दुनिया भर का 8 घंटे का काम और बार्गेनिंग करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, मिनिमम वेतन, यह मजदूर का हक है। ये मजदूर का बर्बाद कर रहा है, इसलिए इसको खिलाफ ये आंदोलन है। ये आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन है, खेती को बचाना है और उद्योग को बचाना है, शिक्षा और हेल्थ को बचाना है, ये हमारा जरूरत है। सर, जैसे आप सरकार में भी रहे हैं, मुझे सर बता रहे थे कि आप एमएलए भी रहे हैं, विधायक एक बार विधायक रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं। तो जो सरकार है वो उसका काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए? जैसे केरल में जो काम कर रही है सरकार, वो उसकी नीयत कैसी है, उसका जो मॉडस ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका है, वो किस तरीके से कर रही है? हम ये सोचना चाहिए, हमारा देश में हमारा जो संपत्ति कौन पैदा करते हैं? मजदूर और किसान। मजदूर और किसान का मेहनत से संपत्ति पैदा होता, इसलिए मजदूर को, किसान को अपना हक को हमको सुरक्षित करना हमारा सरकार का जिम्मेदारी बनता जी। इसके लिए उनको मिनिमम वेतन देना चाहिए जी, और इसके लिए उनको मिनिमम दाम देना चाहिए जी। लेकिन मैंने जो बोला, मिनिमम दाम नहीं दे रहा है और लागत बढ़ रहा है, और सारे शिक्षा क्षेत्र और निजी हेल्थ क्षेत्र में निजीकरण होने के कारण अपना जिंदगी में जो परिवार पालन का खर्च भी बढ़ रहा है। इसलिए किसान का सारे परिवारों बहुत बड़ा कर्जा में डूब रहा है। लेकिन जब वो कर्जा में डूब रहा है, उसको क्या, उनका बाकी क्या होगा? उनको प्रवासी मजदूर बनना पड़ेगा, क्योंकि खेती का जो परिस्थिति ऐसे है, ये काटा में डूब रहा है, तो खेती काटा में है, उससे कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो उनको बच्चे को पालने के लिए अपना नया जनरेशन उसको प्रवासी मजदूर करके पलायन करना पड़ रहा है। ये पलायन करके ये शहर में आ रहे हैं जी, और यहाँ वाले कनाडा जा रहे हैं। वो कनाडा जा रहे हैं, बहुत कम प्रतिशत जा रहा है। हमको हमारा आंकड़ा क्या बोलता है, हमारा देश में 9 करोड़ किसान, 13 करोड़ किसान मजदूर, खेत मजदूर, लेकिन प्रवासी मजदूर का संख्या कितना? 23 करोड़ है। किसान और खेत मजदूर इकट्ठा हो भी उनको 22 करोड़ है, लेकिन प्रवासी मजदूर का संख्या 23 करोड़ है। ये 23 करोड़ प्रवासी मजदूर हमारे शहर में हैं। हमारा हर एक उद्योग का पास में खेत पे खड़ा है, वो काम करने के तैयार है, 200 रुपये में, 300 रुपये में काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उतना मजबूर है वो। उनका कोई भी आमदनी नहीं है, उनको कोई रोजगार नहीं है। तो क्या हो रहा है, उसका असर मजदूर को ऊपर पड़ रहा है। मजदूर का सारे उद्योग क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र को निजीकरण कर रहा है। वहां सभी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन कर रहा है, कोई परमानेंट नौकरी नहीं मिल रहा है। और जो परमानेंट, हमारे जो जनरेशन में हमको सोच था कि हम अच्छी पढ़े, हमको सरकार का एक जॉब मिलेगा और रेलवे में मिलेगा और कोई बीमा में मिलेगा और बैंक में मिलेगा, 60,000 17,000 रुपया तंगा मिलेगा, और जब रिटायरमेंट में होगा तो 1 लाख रुपया तंगा होगा, और रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपया कम से कम पेंशन मिलेगा। ये हमारा सपना था। आज का नौजवानों का ये सपना है, ये सपना नहीं है। आज को नौजवान 5,000 रुपया में, 8,000 रुपया में, 12,000 रुपया में काम करना पड़ रहा है। उनको सही तंगा नहीं मिल रहा है और उनको कोई पेंशन नहीं है। ये सरकार में जो है उनको भी पेंशन कौन बंद किया? वाजपेयी का सरकार, 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था। वो सरकार हमारे सारे सार्वजनिक क्षेत्र में, हमारे सारे सरकार क्षेत्र में
कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर चुका है। मैं जब अंडमान में गए, वहां से एक टीचर को मिले, वो रिटायर हो गया, उनको 1,07,000 रुपया तनख्वाह मिल रहे थे रिटायरमेंट का समय पे। अभी उनको कितना, वो नया पेंशन स्कीम है, उनको मिलता है पेंशन 7,000 रुपया। अच्छा जी, 7,000 रुपया में इतना एक टीचर का परिवार अपना परिवार को चला सकते हैं? ये देश में सबसे ज्यादा क्या बोलता है कि अनीति जो बोलते हैं ना, इंसाफ नहीं देते, इंसाफ नहीं देते। किसको? हमारा मजदूर को, हमारा किसान को, हमारा नौजवानों को, हमारा बुजुर्ग लोगों को। जो बुजुर्ग हो गया उनको सही पेंशन भी नहीं मिल रहा है आजकल, इतना गरीब हो रहा है, ये देश का पूरा आर्थिक व्यवस्था का डूब रहा है। सर एक बात बताइए, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हमारी ये ट्राई सिटी है, चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, यहाँ पे क्या है, जो किसान थे उनकी ज़मीनें बड़ी महंगी होगी, तो जो बाहर की कंपनियां हैं, जैसे आपने पहले बात की है, तो उन्होंने, किसान को भी होता है, किसान भी जैसे आपने पहले कहा कि मजबूर है, तो वो देखता कि मुझे एक किला है मेरे पास, इसके मुझे 5-7 करोड़ मिल रहे हैं, तो ठीक है मेरी ज़िंदगी अच्छी निकलेगी, बेच देते हैं। तो ऐसे करके ना सारी जो ज़मीनें हैं तकरीबन सारी यहाँ पे कवर कर ली, जितनी भी रोड पे ज़मीनें थी सारी कंपनियाँ आ गई, बड़े बड़े मॉल आ गए, और मॉल्स के अंदर जो किसान अपने घर में उगाया करता था पहले, जैसे बहुत सारे किसानों के घर में यहाँ पे भैंसें थी, दूध घर का होता था, तो उन्होंने भैंसें बेच दी, और वो मॉल से थैली लेके आते हैं दूध की, और मॉल में ही जा रहे हैं, वहीं से दालें ले रहे हैं, वहीं से सारी सब्जियां ले रहे हैं, वो एक मोहताजगी हो गई है। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि केरल में भी क्या इस तरीके से ही सिलसिला चल रहा है? एक बात है कि ये जो शहर बन रहा है, शहर में कीमत ज़्यादा मिलता है, इसलिए बिक्री करने का बात बोलता है जी। लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि हम कितना परंपरा से, कितना पीढ़ियों से हमारा परिवार को पालन हमारा ये ज़मीन से किया, वो ज़मीन हमेशा के लिए खो रहा है, वो खत्म हो रहा है। बिल्कुल, फिर हमको वो ज़मीन नहीं मिलेगा वापस। हाँ, बिल्कुल। और आज का परिस्थिति में आपको 50 लाख मिले, 1 करोड़ मिले, कितना समय के लिए है बाकी? वो आपको आजकल एक अच्छा घर बनाने के लिए भी 50-60 लाख रुपया का खर्चा आता जी। और आपको जिंदगी बिताने के लिए भी, बच्चों को पढ़ाने के लिए करोड़ों में खर्चा था। तो ये पैसा चला जाता है, फिर आपको क्या है बाकी? कुछ बाकी नहीं है। तो ये सब कमोडिफिकेशन करते हैं, वस्तुकरण करते हैं। वस्तु मतलब जो बाजार में बिक्री करता है उसको पैसा मिलेगा, सब कुछ वो बिक्री कराने का चीज बना रहा है ये पूंजीवादी व्यवस्था में। लेकिन केरल में ऐसे नहीं है, केरल में उसको रोक है। और हमने ऑल इंडिया लेवल पे हमारा ये आंदोलन का सबसे बड़ा एक मांग क्या है? हमारा सबसे बड़ा एक मांग है कि हमको हमारा जमीन का हक 2013 का लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट LARR एक्ट है कानून, वो कानून लागू करो। वो कानून 2013 में बनाया था। वो कानून का क्या फायदा है? हमारा जो एक जमीन वो अधिग्रहण करना है तो उसका जो मार्केट का रेट है उसको 4 गुना उनका मुआवजा देना है। दूसरा, जो किसान का वो जमीन ले लेंगे उनका परिवार को एक नौकरी देना है। जो गांव में जमीनहीन है, जैसे धोबी है और कुछ और काम कर रहा है, उसके पास जमीन नहीं होता जी, लेकिन वो गांव का सारे जमीन चला गया, नगर बन गया, जैसे ग्रेटर नोएडा में हुआ जी। तो क्या करना चाहिए? उसको भी रहने के लिए 140 स्क्वायर मीटर, हाँ स्क्वायर मीटर, उसको 140 स्क्वायर मीटर उनको रहने के लिए, आवास के लिए जगह देना चाहिए, जमीन देना चाहिए। और ये लॉ है सर? ये कानून है। अच्छा, ये कानून कौन तोड़ा? ये कानून 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी सरकार आया, उन्होंने 2014 दिसंबर 31 को एक अध्यादेश ले आया, जमीन अधिग्रहण का अध्यादेश। वो अध्यादेश से ये पूरा तोड़ा। अभी देखो वो अध्यादेश के खिलाफ हम किसाने इकट्ठा किए, किसाने उसको कानून नहीं बने दिए, हम उसको रोके, उसके लिए वो कानून नहीं बन पाया। लेकिन मोदी जी और बीजेपी का लीडरशिप क्या किया? सारे अपना सरकार का बोला आप अपना अपना स्टेट में, राज्यों में कानून बनाओ। इसलिए ये जो बीजेपी का जो सरकार है, बीजेपी का जो मोदी जी का जो सरकार है, बीजेपी का जो पार्टी है, वो सारे किसान विरोधी है, किसान को बर्बाद कर रहा है। ये सारे कारोबार लोगों का साथ है, कंपनी लोगों का साथ है। इसलिए ये केरल में ऐसे नहीं है। 2000 केरल में बीजेपी का क्या हाल है? बीजेपी बहुत कमजोर, उनका एक भी MLA नहीं, ये भी एक भी MP नहीं जीते, आगे भी जीतेंगे नहीं।
क्योंकि भाजपा को लोग समझते हैं ये यहाँ का बड़ा कारोबार लोगों का, बड़ा बड़ा कंपनियों का दलाल है। ये मुसलमान हिंदुओं को बीच में बिगड़ाने के लिए कोशिश जो कर रहा है, क्योंकि किसान का एकता तोड़ने के लिए, मजदूर का एकता तोड़ने के लिए। तो हम केरल में भाजपा के खिलाफ अच्छी तरह इकट्ठा करके रह रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल है सर, केरला से पंजाब और हरियाणा का जो यूथ है, जो नौजवान है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, पंजाब का नौजवान और केरल का नौजवान भी परेशान है। ऐसा नहीं है केरल पंजाब का बहुत बेहतर हो गया, ऐसा नहीं है। पंजाब का नौजवान भी बाहर जा रहा है, केरल का नौजवान भी बाहर जा रहा है, क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था में सही दाम नहीं मिल रहा है किसानों को। वहां का किसान को भी सही दाम नहीं मिल रहा है, रबर में नहीं मिल रहा है। और बाकी जो 82% वहां क्रैश क्रॉप बनता है, जैसे टी, कॉफी, कोकोनट, सही दाम नहीं मिल रहा है। किसान परेशान है, केरल में भी मजदूर भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, बाहर जा रहा है। सबसे ज्यादा लोग बाहर केरल से जा रहा है, वो भी बात है। लेकिन केरल में ये फायदा है, केरल में सबको अच्छी शिक्षा मिला है। अभी पंजाब में एजुकेटेड है सभी। अभी पंजाब में मिल रहा है, ऐसा नहीं है पंजाब बहुत कम है, लेकिन भी केरल में बहुत ज्यादा मिल रहा है। और पंजाब से ज्यादा केरल से जो बाहर जाने को अच्छा नौकरी मिल रहा है, वहाँ नर्स होता है, डॉक्टर होता है, क्लर्क होता है, स्टैटिस्टिकल फिनेंस मैटर्स करता है, सब कुछ होता है। तो इसी में उनका ज्यादा तनख्वाह भी मिल रहा है, वो केरल में बेच रहे हैं। वो केरल में उनका परिवार को पालन करता है। सर, एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो केरल के होते हैं वो बड़े, एक तो उनके जो बॉडी लैंग्वेज है और उनके जो ड्रेसअप होता है बड़ा ही हम्बल, धोती लगाते हैं, एजुकेटेड बहुत होते हैं, हाई थिंकिंग होती है, सिंपल लिविंग। हमारा रोल मॉडल है EMS नंबूदिरीपाड़, वो मुख्यमंत्री था, वो सबसे बहुत ललित रूप में रहते थे। उनको जो बड़े एक फ्यूडल लोड था, 10,000 जो इसको बोलता है कि उसको कमाना अच्छा था, ठीक है। वो सारे उन्होंने जनता को देने का जो कानून लागू किया, 15 एकड़ जमीन से ज्यादा किसी को रख नहीं पाएगा। अच्छा ही, ये जमीन का जो सुधारने का लागू किया कानून, वो उनका समय पे किया। अंत में वो जो मरे थे, उसको अपना एक मकान नहीं था। तो हम उस लोगों को देखते हैं, हम किसान मजदूर का साथ देते हैं, उनका संगठन का आगे बढ़ाने का कोशिश हम कर रहा है, और सारे देश से उसका पीछे आएगा। और जो आप बता रहे हैं जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास अपना घर नहीं था? अपने घर नहीं था, वो किराए पे रहते थे। क्या बात? हाँ, वही है, वो हमारा मॉडल ऐसे होना चाहिए। हम क्या मरने का वक्त हम लेके जाएगा क्या? सही है। हमारा बच्चे जीना है तो मेहनत करके जियो, इसलिए मेहनत करके जीना हम सबका संस्कृति में आना चाहिए। मेहनत नहीं करते हैं, आसान से पैसा बनाने का कोशिश करते, उनका रोल मॉडल होता है ये, हमारा रोल मॉडल ये नहीं हो सकता। हम किसान और मजदूर का साथ है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।